नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत के पर्वत प्रदेश में पावस कविता, जो कि कक्षा 10 में कोर्स बी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, स्पर्श भाग 2 में। तो पर्वत पाठ का सारांश जानने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस प्रकृति के सौंदर्य को झलक के बारे में बताती है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता वारिद कविता से संकलित पंत जी की कविता है। पंत जी का पर्वतीय प्रदेश से गहरा नाता है, और कौन होगा जिसका मन पर्वतों की ओर न जाने का करता हो। जिन्हें दूर सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वो आसपास के पर्वत प्रदेश में उसको जहाँ का जाकर ही अपना मन संतुष्ट कर लेते हैं। ऐसे में कोई कवि और कविता बैठे बैठे उसकी अनुमति दे जाए तो वो आपको ऐसा लगता है कि वो अभी वहाँ से भ्रमण करके लौटा हो। प्रस्तुत कविता में ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को हमें निखारने का मौका मिलता है। यही नहीं, पंत जी की कविताएं पढ़ते हुए आपको ये सारी अनुभूति होती है कि कैसे यहाँ पे दीवारें, पहाड़ रूपी दीवारें थीं, वो गायब हो गई। तालाब का जल था, गायब हो गया, धुएं में बदल गया। तो प्रकृति जो है वो अपने वेश को पल पल में बदल रही है। जो पहाड़ों की श्रृंखला है वो मेखलाकार की है, और वहाँ पर बहुत सारे जल प्रपात हैं, झीलें हैं, जलों में गिरने की आवाज़, झरनों के बाद जो गिरता है उसमें आपके जो मोतियों की लड़ियों के समान झाग दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ का जो सुंदर है दृश्य है वो सब आपके मन में बस जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, वर्षा ऋतु थी पहाड़ी क्षेत्र में, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पल पल क्षण क्षण बदलता हुआ प्रकृति का रूप। मेखलाकार पर्वत अपार, करधनी के आकार के पहाड़ अपार बहुत सारे, अपने सहस्र दग सुमन फाड़, अपनी हजारों, सहस्र माने हजारों, दग सुमन फाड़, असंख्य पुष्प रूपी आँखें, द्रग सुमन फाड़, ठीक है, पुष्प रूपी आँखों से, हजारों पुष्प रूपी आँखों से अवलोक रहा है बार बार। अवलोक माने देख रहा है बार बार। नीचे जल में निज महाकार, जो आपका आकार है नीचे, जो आपका पहाड़ के नीचे के जो स्थान होता है, जो आकार है उसमें काफ़ी बड़ा था। दर्पण सा फैला है जिसके चरणों में पलाताल, जिसके जो चरण हैं उसमें क्या है, तालाब है, क्योंकि जो पहाड़ों से गिरता पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो ताल है। दर्पण सा फैला है विशाल, और वो किसके समान दिखाई दे रहा है, दर्पण के समान। तो इसका अर्थ जान लेते हैं। इस काव्यांश को वर्षा ऋतु का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रकृति अपने सौंदर्य को वर्षा ऋतु में किस तरह से परिवर्तित करती है पहाड़ी क्षेत्र में, वो बताया गया है। पल पल जो प्रकृति है पल पल में अपने वेश को बदलती रहती है। मेखलाकार आपके करधनी के आकार के, आपके मंडलाकार के जो पर्वत हैं काफ़ी हैं, और वो सब किसमें अपना प्रतिबिंब दे रहे हैं, तालाब में अपने प्रतिबिंब को देख कर खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनको उसमें क्या दिखाई दे रहा है, हजारों जो फूल हैं जो पहाड़ पर खिले हुए हैं, वो पर्वत उन हजार फूलों रूपी आँखों से अपने को नीचे जो नीचे जल, जो विशाल आकार का तालाब है उसमें अपने आप को निहार रहा है, क्योंकि जो पहाड़ का पूरा प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आप को निहार रहा है। जिसके चरणों में पलाताल, पर्वत के पाँवों के पास एक विशाल तालाब है जो दर्पण के समान स्वच्छ और पारदर्शी है, क्योंकि पहाड़ों पर इतना लोग जाते नहीं हैं, तो जो गंदगी भी नहीं होती है, तो पानी है ना एकदम साफ होता है। तो यहाँ प्रकृति का सुंदर मानवीकरण भी किया है। भाषा आपकी सरल सहज भी है। तो दूसरा लेते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, गिरी का पहाड़ों का पर्वतों का गौरव का झरने क्या कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, ठीक है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, गिरी के गौरव का गुणगान कर रहे हैं झरने, मद में नस नस उत्तेजित कर, वो आप उनकी रग रग में
उनको उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर जो झरने हैं वो तेज़ी से उसमें गिरते हैं तालाब में, तो वो मोती की लड़ियों के समान आकर्षक लगते हैं। झरते हैं झाग भरे निर्झर, और वो झरनों में गिरते हुए बहुत आकर्षक प्रतीत होते हैं। गिरिवर के उर से उठकर पहाड़ के हृदय से, उर माने हृदय, गिरिवर माने पहाड़ से, पहाड़ों के हृदय से, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो उनके हृदय से उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर, जो पेड़ हैं उनमें उच्च आकांक्षाएं, ऊंचे उठने की आकांक्षा, तो उन पेड़ों में जो पेड़ पहाड़ों के हृदय से निकले हैं, पहाड़ों पर से उगे हैं, वो लंबे बहुत ऊंचे हो गए हैं, वो ऊंची, उनमें क्या है, आकांक्षाएं ऊंची हैं झांक रहे नीरव न पर, हैं झांक रहे नीरव न पर, वो आकाश की तरफ झांकते हुए, क्योंकि उनकी आकांक्षाएं हैं तो आकाश की तरफ, नीरव नव पर, नीरव कहते हैं मौन, तो नीरव नव, ठीक है, मौन होकर आकाश की ओर, नव माने आकाश, तो आकाश की ओर अपलक देख रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, एकटक होकर बिना क्योंकि स्थिर थे, एकटक होकर स्थिर होकर, लेकिन कुछ चिंता है, ठीक है। तो फिर हम इसकी व्याख्या करते हैं। कवि ने जो ये पंक्ति बताई हैं इनमें ऊंचे ऊंचे वृक्षों का सौंदर्य का चित्रण किया है, झरनों के बारे में बताया है कि किस तरह से झरने पर्वतों की महिमा का गुणगान करते हैं, और पहाड़ों पर झरने वाले जो झरने हैं वो झाग भरे होते हैं, मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर दिखाई पड़ते हैं। इनकी जो उनका स्वर होता है वो नस नस में उत्तेजना पैदा करता है। प्रकृति के इस स्वर से तन और मन दोनों रोमांचित हो जाता है। पर्वत की छाती पर ये जो वो आपके पर्वत की छाती पर, या कह सकते हैं पर्वत के हृदय से जो वृक्ष निकलते हैं उनकी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी ऊंची हैं। ये शांत आकाश में झांकते हुए प्रतीत होते हैं और ऐसे लगते हैं देखने में कि एकदम मौन है, अपलक, अटल है, पर कुछ उनके उसमें कुछ चिंता नजर आती है। तो तीसरा लेते हैं, उड़ गया अचानक लो बूदर, ठीक है, उड़ गया, बूदर माने पहाड़। अचानक ऐसा लगता है कि जो पहाड़ है वो उड़ गया, मतलब गायब हो गया। फड़का अपार पारद के पर, तो जो फड़का जिस प्रकार जो पंख हैं, पंख फड़फड़ाते हैं, ऐसे ही जो उनके पहाड़ रूपी, पहाड़ कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, किसके समान, क्रिस्टल के समान, तो उस पारे के समान सफ़ेद, क्रिस्टल के समान सफ़ेद, पारे के समान सफ़ेद जो हैं पहाड़ जो हैं वो पारद के समान सफ़ेद हैं। तो उनके चमकीले पंख की, क्योंकि कोई पंख फड़फड़ाते हैं तभी तो उड़ता है, ऐसे ही पहाड़ के पारे के समान सफ़ेद चमकीले पंख, और वो बादल रूपी वहाँ से उड़ रहे हैं। रव शेष रह गए हैं निर्जर, शेष क्या रह गया है, केवल झरनों का आवाज़, ठीक है, रव शेष केवल आवाज़ रह गई है, किसकी, झरने की है। टूट पड़ा भूपर अंबर, और लग रहा है जैसे आकाश जमीन पर टूट पड़ा हो। धस गए धरा में शबे साल, और जो शाल जैसे वृक्ष भी ऐसा लग रहा है कि जो जमीन के अंदर धस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गए ताल, और वहाँ पर चारों तरफ धुआं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि तालाब जो, क्योंकि तेज़ आपकी बारिश होती है हवा के साथ, तो उस समय कुछ नहीं दिखाई देता, केवल धुआं दिखाई देता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है कि सभी चीज़ें धस गई हैं और तालाब ऐसा लग रहा है जैसे जल गया हो। यूं जलद यान में विचर, यूं जलद रूपी यान में बैठ विचर कर घूम कर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, इंद्र अपना माया जाल अद्भुत खेल रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हम जान लेते हैं भाव। तो इन पंक्तियों में जो कवि है प्रकृति के दृश्य को सुंदर दृश्य से चित्रित किया है कि ऐसा लग रहा है कि अचानक से पहाड़ गायब हो गए हैं, और जो पहाड़ रूपी जो एक पक्षी है अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गया है।
केवल शेष क्या रह गए हैं, झरनों की आवाज़। ऐसा लग रहा है आकाश जमीन पर टूट पड़ा है। शाल जैसे वृक्ष भी जमीन के अंदर धंस गए हैं और तालाब भी जलने लगा है। और इस तरह बादल रूपी यान में घूम घूम कर इंद्र अपना माया जाल दिखा रहा है। धन्यवाद बच्चों।